प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। जिसे आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 10th में आप पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, +1 में भी पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं चांस ऑफ हैपनिंग। चांस ऑफ हैपनिंग और अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कह लो या फिर आउटकम्स कह सकते हो, या आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये इसका फॉर्मूला हो गया बेटा। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, मैं बता दूं आपको। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूं, प्रॉपर्टीज़ कि भाई जो आपको पता ही है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है वो लेस दैन इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। 0 इम्पॉसिबल इवेंट के लिए होता है और 1 श्योर इवेंट के लिए होता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिस पे आपकी पहली एक्सरसाइज बेस्ड है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशन लगा रखी है इसमें। कंडीशन क्या है कि मान लो आपके पास 2 इवेंट्स हैं ई एंड एफ। ये 2 इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स, ठीक है बेटा। ये आपके पास 2 इवेंट्स हैं और मान लो कि ई जो है इवेंट, उसकी अकरेंस की, उसके घटने की प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जो आपने निकाल E/F मीन्स ई की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एफ पहले ही घटित हो चुका है। इसको ऐसे पढ़ते हैं हम इस भाषा में। तो अगर मैं ऐसे ही इसको नाम दूँ E/F, तो हम कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ई की, जबकि एफ पहले ही घटित हो चुका है। ये फॉर्मूला मेरे बेटा बहुत आसान है। दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे, डिवाइड बाई जो नीचे वाला है P ऑफ F, ये होता है। इसमें कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ये नॉन ज़ीरो हो, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पढ़ते कैसे हैं, दोबारा फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जबकि एफ पहले जो घटना है, एफ वाली 2 इवेंट्स है, इवेंट्स तो नहीं घटना, हम ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जबकि एफ की हमें ऑलरेडी जो ये एफ इवेंट है वो पहले ही घटित हो चुका है, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सा है कि P/E/F। ई की निकालनी है तो ई ऊपर आएगा, एफ की निकालनी है तो एफ ऊपर आएगा। फॉर्मूला क्या है, P/E/F इज इक्वल टू P/E इंटरसेक्शन एफ, ये बार बार वही आएगा, बटे P ऑफ एफ। अगर यहाँ पे ई निकालना होता है F/E तो यहाँ पे ई आ जाता, ठीक है। और क्या बातें हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, E/F कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उसका रेंज भी 0 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर F/F करेंगे तो 1 आएगी। कैसे, इस फॉर्मूले में लगा के दिखाता हूँ। अगर F/F करेंगे तो P/F इंटरसेक्शन F बटे P ऑफ F, ठीक है, इसके बराबर हो गया। और F का इंटरसेक्शन खुद के साथ होगा तो क्या आएगा, F ही आएगा, डिवाइड बाई फिर P/F, तो इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो P/F क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी रिगार्डिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1, जो कि बेस्ड है प्रॉपरली इसी पे बेस्ड है बेटा। 13.1, यस। एक बार मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ।
ताकि मैक्सिमम एरिया कवर हो। ठीक है बेटा, ये थे, दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ, ठीक है ना, ऑफ एन इवेंट, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ केसेस बटे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो हम चाहते हैं बटे टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसकी वैल्यू 0 से 1 की हो जाए। अब इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आपके पास 2 इवेंट हैं, इनमें से एक पहले घटित हो चुका है, जो नीचे वाला वो पहले घटित हो चुका है, आपने ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसको लिखे हैं पी ई बटा एफ, जिसकी निकालनी है वो ऊपर आएगा, जिसकी निकल चुकी है वो नीचे आएगा। तो पी ई बटा एफ बराबर है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ऑफ एफ। और क्वोशिएंट में हो गया क्योंकि डिवाइड उसमें रेशियो में हो गया ना, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है मेरे बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है भाई। हाँ जी, लीजिए, ये आ गया एक्सरसाइज 13.1 का पहला सम। क्या कहता है, आपके पास पी ऑफ ई यानी ई की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो क्या है 0.6। एफ़ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो क्या है 0.3। निकालनी क्या है, अच्छा एक चीज़ और भी दी हुई है, ई इंटरसेक्शन एफ, तीसरा भी दिया हुआ है, और वो कितना है 0.2। निकालना क्या है, पी ई बटा एफ निकालना है, ये निकालना है आपको, और दूसरा क्या निकालना है पी एफ बटा ई। तो फॉर्मूला बेटा अभी बताया था, ये दोनों निकालने हैं आपने। तो पहले निकालते हैं हम पी ई बटा एफ। देखो पी बटा एफ का फॉर्मूला क्या था, ऊपर तो इंटरसेक्शन दोनों में आएगा और नीचे जो है वही इसी की वैल्यू पी ऑफ एफ, यानी पी ई बटा एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ऑफ एफ। और इनकी वैल्यू देखो दे रखी है, इसकी वैल्यू 0.2 दे रखी है और एफ़ की दे रखी है 0.3। तो ये इसको 2/10 लिख दो, इसको आप 3/10 लिख दो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2/3। ठीक है मेरे बेटा। और इसका सेकंड पार्ट है, ये उल्टा करना है पी एफ बटा ई। तो भाई ऊपर तो ई इंटरसेक्शन एफ ही आएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे ई है तो पी ऑफ ई आ जाएगा। कितना इजी है ये। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करो, ये तो 0.2 ही है, और पी ऑफ ई की वैल्यू क्या है 0.6, यानी आ गया 2/6, यानी 1/3, यानी 1/3। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको मैं पढ़ूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़, हम एफ़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जबकि ई की हमें पहले पता है, ई की पहले पता थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कितना आसान है ना बच्चों। बेटा जो भी आपको काम मिलता है ना, बड़े अच्छे से किया करो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लिया करो मेरे से बगैर किसी झिझक के। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि पी ए बटा बी को फाइंड आउट करो, उसकी वैल्यू निकालो, जबकि पी ऑफ बी दिया हुआ है इसने, उसकी वैल्यू है 0.5, और पी ऑफ बी बटा ए दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 0.32। नहीं पी ए ऐसे नहीं, ये दिया हुआ है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। ये है 0.32। तो ए बटा बी की वैल्यू पता है हमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बटा बी क्या आएगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लो ऊपर, और इस फार्मूले में नीचे बी है तो पी ऑफ बी आ जाएगा। दोनों वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, इसको 0.32 इसकी वैल्यू है, और बी की वैल्यू क्या है 0.5। तो क्या हो गया, इसकी डेसिमल ख़त्म कर लो, यह आ जाएगा 32/100 और यह आ जाएगा 5/10। तो अगर हम करेंगे तो 32/100 और 10/5, ये 2 आ गया। ठीक है जी, जैसे मर्जी काट लो, 2 पे 50 आ गया, और 2 पे 25, 2 पे आ गया 16।
तो ये आगे इसकी वैल्यू 16/25 पी ऑफ ए बटा बी। ये हमारा सेकंड सम था जो करना था। सेम वही फार्मूला है, ये फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं मेरे बेटा हम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2-3 पार्ट हैं। ए बटा पी ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 0.8। हाँ जी, बी की वैल्यू है 0.5, पी ऑफ बी भी दिया हुआ है, यानी बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.5, और जी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है। अच्छा जी, ये दिया हुआ है हमारे को, इंटरसेक्शन नहीं दिया बेटा, इसमें दिया है बी बटा ए। इसको हम कैंसिल करना पड़ेगा कई बार फॉर बी बटा ए। यस, बी बटा ए दिया हुआ है 0.4। ये गली में बेटा आज हलचल कुछ ज़्यादा ही है, इनका सुर भी आपको साथ साथ सुनाई दे रहा होगा। तो चल देखिए, हमें गिवन है पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, बी बटा ए। ठीक है, हमने निकालना क्या है? पहली बात, निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये निकालना है। अच्छा, इस दूसरा हमने क्या निकालना है? पी ऑफ ए बटा बी, ये निकालना है। और तीसरा हमें क्या निकालना है? इसकी वैल्यू फाउंड आउट करिए। तीसरा हमें निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी। अब तक यूनियन का जिक्र नहीं किया तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, पहले ये निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे। बी बटा ए दिया हुआ है, वी नो दैट बी बटा ए में क्या फॉर्मूला लगता है? लिखो, पी ऑफ बी बटा ए वो होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ऑफ ए, जो कि नीचे ए है। अब इसमें हमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो क्या आएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा भाई? ये इससे गुणा हो जाएगा, यानी एक तरह से हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बटा ए। मैं इसको इधर ले आया, इनको उधर ले गया। तो पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.8 और बी बटा ए की वैल्यू है 0.4, यानी ये हो गया 8/10, ये हो गया 4/10। ठीक है, ये हो गया आपका 32/100। और इसको कैसे लिखते हैं? डेसिमल लगाने का तरीका है, जितने ज़ीरो उतने जीरो छोड़ दो, इसकी वैल्यू आ गई 0.32। ठीक है बेटा, तो ये था इसका पहला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। अब हमें ए बटा बी निकालना है, वो ईजी है। ए बटा बी कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट पार्ट था, इसको लिख दो। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट ये वाला, ये निकालेंगे ए बटा बी। पी ऑफ ए बटा बी क्या होता है? उसके लिए चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। बार बार इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ मैं, पीछे बी है तो पी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी भी निकाल ली हमने, इसको लिखते हैं 0.32 और डिवाइड कैसे करना है? पी ऑफ बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें 0.5, तो ये हो जाएगा 32/100 एंड 5/10, 5/10 तो जगह ये बच्चों की तरह बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 1 0 कट गई, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 32/50 या फिर 16/25 आप इसको कह सकते हैं। 2 पे कट गया, ठीक है। तो ये था सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। कितना इजी? थर्ड पार्ट में क्या है? यूनियन निकालना है। अच्छा, यूनियन का फॉर्मूला मैं बताऊँ बेटा, आपने +1 में भी पढ़ा था सेट्स में। यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है? देखो, इसका थर्ड पार्ट बता रहा हूँ मैं, पी ऑफ ए यूनियन बी। आपको याद आ जाएगा अभी, पी ऑफ ए वेन डायग्राम जब हम बनाते थे सेट्स में, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद आ गया आपको? ये फॉर्मूला है, इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू हमारे पास 0.8, बी की वैल्यू है हमारे पास 0.5, इसकी वैल्यू अभी भी निकाली थी 0.32, तो ये आ गया आपके पास। जोड़ दो इसको, एक तरह से ये क्या ना 1.3 आ गया।
1.3 में से माइनस कर दो, 1.3 ज़ीरो भी लगा सकते हो, 0.32 ऐसे हो गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई पॉइंट, अच्छा ये 8 आ गया इधर, ये आ गया 0.98। ठीक है, तो ये था मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कितना इजी था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या निकालना है, P ऑफ A यूनियन B निकालो आप। देखो अभी भी फॉर्मूला बताया आपको, ये निकालना है। गिवन क्या है, 2 टाइम्स P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू 5/13, 5/13 यू कैन से। और इसमें P ऑफ A बटा B की वैल्यू गिवन है, वो है 2/5। अच्छा, ये कंडीशन पहले वाली यूज़ करते हैं। पहले तो इसने कहा है P 2 टाइम्स P बटा A, यानी यहाँ से दोनों की वैल्यू क्या आ गई, P ऑफ A की वैल्यू आ गई 5/13 इंटू 1/2, 5/26। और यही वैल्यू किसकी है, P ऑफ B की है, क्योंकि 2 टाइम्स PA PB के बराबर है। इसको इधर से डिवाइड कर देते 5/26, यानी PA और PB की वैल्यू क्या है, 5/26, दोनों की वैल्यू। ठीक है जी। तीसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, A बटा B, A बटा B भी गिवन है 2/5। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। A बटा B क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B। अब इसमें से हमारे पास A बटा B है, ये वाला है, और B भी है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी P ऑफ B इंटू P ऑफ A बटा B। P ऑफ B की वैल्यू है हमारे पास 5/26 और A बटा B की वैल्यू है 2/5, गिवन है मैं ऑलरेडी, 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 13, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/13। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। और इसके लिए फॉर्मूला देखिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A यूनियन B, और वो फार्मूला है अभी हमने बताया था, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस दिस। ये तीनों वैल्यू हमारे पास है, बस वैल्यू रख देंगे। बेटा समझने के लिए ना वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़े तो पॉज कर लेना, ठीक है, क्योंकि पेज पे मुझे पूरा मटेरियल आ नहीं रहा, तो मुझे इसको आगे पीछे करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको पूरी क्लैरिटी हो इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखें, और कहीं प्रॉब्लम आती है मेरे बेटा तो आप मेरे से पूछें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आप A यूनियन B निकालना था हमने, तो वो क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यस, वैल्यूज पुट करेंगे। A की वैल्यू 5/26 है, B की वैल्यू भी 5/26 है, इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/13 है। ठीक है, 13 को मैं 2/26 ले सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। तो कुल मिला के आप बड़े बच्चे ग्रोन अप हो, इसको 2/26 लिख सकते हैं ना, यानी 10 में से 2 गए 8, 8/26 की वैल्यू आ गई। एक मिनट, ये इसकी इंटरसेक्शन क्या आया था, 2/13। एक मिनट भाई, B की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। B की वैल्यू बेटा ये 5/13 थी, ना कि 5/26। P ऑफ B की वैल्यू ये गलती से यहाँ लिखा गया, 2 टाइम्स है ना, P की वैल्यू तो 5/13 है, ये तो खाली इसकी वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू थी, ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है। हाँ, तो ये 2/13 ही रहेगा, और ये 2/13 हो गया। ठीक है, तो इसको 4/26 लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें B कहाँ फिर आ रहा है, फिर से B आ रहा है यहाँ पे, और B की वैल्यू गलती से लिखी गई थी, ये 5/13 है, जहाँ भी B आएगा 5/13 है। तो बेटा इसका एलसीएम लेंगे,
ए इंटरसेक्शन बी कितना है फिर 2/13, ठीक है 26, ये तो 5 आ गया, ये इधर से 10 आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया 4, यानी 15 में से 4 क्या 11/26 ये आंसर है। इस चीज़ का दोबारा से ध्यान देंगे कि पी बी की वैल्यू क्या थी। देखो 2 टाइम्स पी ए इसके बराबर है, पी बी इसके बराबर है, तो खाली पी ए की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स पी ए बराबर 5/13, तो पी ए क्या हो गया, जो 2 था उधर जाके डिवाइड हो गया, लेकिन बी की वैल्यू तो वही थी, पी ऑफ बी क्या है 5/13, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था फिर से बहुत आसान सा सवाल बेटा, सवाल नंबर 4। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें पी ऑफ ए गिवन है 6/11, पी ऑफ बी क्या है 5/11, और हमें गिवन है पी ऑफ ए यूनियन बी, और वो है 7/11, ठीक है। अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसी का काम करते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, देखो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूले को फिर से लिखिए। अब ये निकालना है तो हमें क्या करना है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, पी ऑफ ए, पी ए यूनियन बी बराबर है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको निकालना है, इंटरसेक्शन को इसको निकालना है, तो ये उधर चला जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेकर आते हैं, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, यानी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और ये इधर आके ट्रांसफ़र हो गया पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है जी। ए की वैल्यू है आपकी 6/11, बी की वैल्यू है, बिल्कुल छोटे बच्चों के सवाल हैं बेटा ये सारे, -7/11, तो 11 में से 7 गई 4, 4/11, क्योंकि सेम है ना डिनोमिनेटर। दूसरा ये तो पहला पार्ट था, हो गया। सेकंड पार्ट में पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। अब क्योंकि इंटरसेक्शन भी निकल चुका, नहीं यूनियन बी तो निकला हुआ है, ये नहीं निकालना है बेटा, हमने निकालना है ए बाई बी, पी ऑफ ए बाई बी, ठीक है। पी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला में आता है। 2 ही फार्मूले याद करने हैं, एक तो ये फार्मूला मैंने बताया आपको जिसको मैं दोबारा से सर्कल कर रहा हूँ, और एक ये वाला। अच्छा इंटरसेक्शन बी क्या निकाला हमने, अभी भी निकाला है 4/11 डिवाइड बाई बी, पी ऑफ बी क्या है 5/11, 5/11 इसे डायरेक्ट काट दो, 4/5 इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है पी बी बटा ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। हिंदी में बोले तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, जबकि ए की पहले ही पता है आपको, तो इसका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाई पी ऑफ नीचे क्या है ए, तो ये लिख देंगे। अभी इसकी वैल्यू निकाली थी 4/11, सेम सम, बस बी की जगह ए है इस बार, तो ए की वैल्यू है 6/11, तो ये आ गया बेटा 11 कट गया, 4/6 आ गया, 2 2 4, 2 3 6, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2/3। तो ये था मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टेटमेंट वाले समय है, कैसे मैं बताता हूँ। आपने निकालना है 6 में पी ऑफ ई बटा एफ निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन इसके लिए आपको जो पहला सम है, पहले सम में क्या कहे कि कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो उसका जब एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं ना, तो उसका एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं ताकि ये पूरा समय एक बार में हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पी ई बटा एफ निकालना है, अभी बताया था। एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। जब उसको 3 टाइम टॉस करेंगे ना,
तो जो नंबर ऑफ़ इवेंट बनेंगे ना बेटा, 2 की पावर n होता है, 3 टाइम के अंदर 2 की पावर 3 यानी 8। और सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, इसका सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, यानी कितने इवेंट होंगे इसमें। सैम्पल स्पेस देखो, सैम्पल स्पेस में जब एक कॉइन को 3 बार करते हैं, हम इस तरह से लिखना कोशिश करेंगे, पहले 3 हेड आगे, फिर 2 हेड। 2 हेड के चांसेस क्या है, ऐसे लिख सकते हो, 2 हेड को ऐसे लिख सकते हो और 2 हेड को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब एक हेड कैसे आएगा, देखो 3 हेड, 2 हेड, एक हेड का जैसे TH, हाँ T एक हेड हो गया, और यानी 2 टेल हो गई। 2 टेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं TTH, ठीक है जी। और HTT जैसे हेड को लिखा था, और TTT, ये आगे टोटल 8 केस। ठीक है, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें ई इवेंट है। ई इवेंट क्या है, ई और एफ 2 इवेंट है। ई में तो ये कह रहा है कि भाई हेड ऑन थर्ड टोस, हेड ऑन थर्ड टोस। थर्ड टोस क्या मतलब हुआ, जो तीसरे नंबर पे जो टोस किया है ना, उस पर हेड आना चाहिए। जैसे कितने हेड आए इसकी कोई बात नहीं, तीसरे नंबर पे हेड, यहाँ पे तीसरे नंबर पे हेड है HTH, इसमें भी तीसरे नंबर पे हेड है THH, इसमें भी तीसरे नंबर पे हेड है TTH, इसमें भी तीसरे नंबर पे हेड है। ठीक है, तो ऐसे कितने केसेस हो गए, 4 केसेस। तो 4 केसेस हो गए। दूसरा जो इवेंट है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, 2 टॉसेस, पहले के जो 2 टॉस करोगे ना, उस पे हेड आना चाहिए। अब इस सैम्पल स्पेस को देखते रहेंगे, इसलिए तो बनाया हमने। पहले 2 पे हेड कहाँ पे आ रहा है, इनमें भी पहले 2 पे हेड है। तीसरा नहीं देखना, पहले 2 पे हेड, इसमें भी आ रहा है हेड हेड टेल। और कहाँ पे आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा, 2 ही इवेंट हुए। अच्छा, यानी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालूँ अगर मैं, P ऑफ ई क्या बन गई, टोटल केस कितने हैं 8, ई में कितने हैं 4, तो ये 4/8 यानी 1/2। ठीक है जी। अगर एफ में निकालना चाहूँ, एफ में कितने हैं 2, टोटल केस कितने हैं 8, 1/4, इसकी वैल्यू आ गई 1/4, इसकी वैल्यू आ गई थी 1/2। समझ आ गई बात। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन क्या है, ई और एफ में कॉमन देखो, एक यही कॉमन दिख रहा है मुझे, HHH, यानी एक ही कॉमन है, यहाँ पे लिख दूंगा बल्कि HHH एक ही कॉमन है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8, 1/8। अब मुझे ई भी पता है, एफ भी पता है, ई इंटरसेक्शन एफ भी पता है, निकालना क्या है, E/F। आसानी से निकाल देंगे E/F। ये पहला पार्ट था बेटा, ये पहला पार्ट है पहले का, सॉरी छठे का पहला पार्ट है, इसको छठे का पहला लिख देंगे ऐसे। तो ये E/F क्या होता है, E इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई P ऑफ एफ। इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाली मैंने 1/8, और एफ़ की वैल्यू निकाली 1/4। ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 4/1, 4 1 जा 4, 4 2 8, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ये पहला पार्ट कवर हो गया। सैम्पल स्पेस हमारे पास होना चाहिए मौजूद, बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड पार्ट में क्या है, इवेंट, हर बार इवेंट और ई और एफ जो इवेंट्स हैं अलग अलग देंगे। इसमें कहा है कि एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट 2 हेड्स, कह रहे 2 हेड तो आने ही चाहिए, 3 बेशक हो। तो इसके केसेस क्या बनेंगे, 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड। इसमें भी है, इसमें 2 हेड हैं, इसमें 2 हेड हैं, और इसमें भी 2 हेड हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ध्यान से,
इसमें एक है हेड, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें है ही नहीं, तो ये बनेंगे एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 या 2 से ज़्यादा। एफ इवेंट में कह रहे हैं एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट 2 हेड्स, उल्टा सा हो गया एक तरह से, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब क्या है, चाहे एक हेड हो, ठीक है, चाहे एक हेड ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, यानी देखो इसमें कोई हेड नहीं है, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हों चाहे ना भी हों, उसके बाद एक हेड है, एक हेड, फिर एक हेड, फिर एक हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब है बेटा एक जो लास्ट वाला है ना, इसमें 3 हेड है, इसको छोड़ के सारे आएंगे, सिंपल सी बात ये है। तो मैं सारे वही लिख रहा हूँ जो हमने सैम्पल स्पेस में लिखे थे, वहीं से उठा रहा हूँ, HST, और ये 7 केसेस हो गए हमारे पास, ठीक है। पहला काम ये, अब मैं लिख के बताता हूँ, ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, ई में कितने केस हैं, 4, टोटल कितने आते हैं, 8, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। एफ़ में क्या है, एफ़ में केस हैं 7, टोटल केस बनते हैं 8, 7/8, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस बटे टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल केस कितने हैं बेटा, 8 केस हैं, ये टोटल केसेस, यहाँ पे लिख दो टोटल केसेस, ये टोटल केसेस कितने हैं, 8। तीसरी बात इसमें है PE इंटरसेक्शन एफ, ई निकाल लिया, एफ निकाल लिया, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब बेटा कॉमन, कॉमन कौन कौन से हैं, इसको छोड़ दो, ये तो इसमें है नहीं, ये तीनों हैं, यानी 3/8, ये तीनों हैं, ये तो है नहीं, 3/8, तो हमने निकालना क्या है, E/F, PE/F, तो PE/F क्या होता है PE इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई P ऑफ F, जो नीचे है वो है, इंटरसेक्शन अभी निकाला हमने 3/8, और F क्या है 7/8, तो ये आ गई वैल्यू, 8 से 8 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 3/7, 3/7, 3/8 डिवाइड बाई 7/8, 8 से 8 कैंसिल, 3/7। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इसमें पार्ट में देख लेता हूँ एक बार, कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं, एक और है, सैम्पल स्पेस हम यहीं से यूज़ करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है, सिक्स का थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा, 6 का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में ई क्या कह रहा है, ई और एफ क्या दिए हैं इसने, देख लेते हैं क्या। ई दिया है एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, 2 से ज़्यादा टेल नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। 2 से ज़्यादा टेल नहीं होने चाहिए, तो कैसे, 2 टेल ही लेंगे, 2 से ज़्यादा लेंगे नहीं, ठीक है जी। तो 1 टेल यहीं से उठा लेंगे, 2 टेल, 3 टेल नहीं होनी चाहिए, यानी अब की बार ये ट्रिपल टी को हटा देंगे, बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट ये देख लेते हैं, मैंने कौन सा लिखा है, ये वाला लिखा है THH, तो THS लिखा है, इसके बाद सारे लिखते हैं HHH, ठीक है, HTH, उसको देख के लिख लेते हैं, HTH, HTH ये हो गया, HST, HHT, बस एक ट्रिपल टी को हटा देंगे आप, बाकी सारे आएंगे, TST, THT, TTH, और एक और आएगा, कौन सा आएगा देखते हैं, HTT, HTT लिखा नहीं ना, HTT, ये आ गया, ठीक है। F को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। F में क्या कहा इसने, F में कहता है
एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो आनी चाहिए। एट लीस्ट वन टेल, एक टेल कम से कम आ गई। एट लीस्ट वन टेल का मतलब बेटा कम से कम एक टेल तो होनी चाहिए। एक, दो, तीन, एक से ज़्यादा जितनी मर्जी आ जाए, ठीक है। तो कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल तो होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा है ये ट्रिपल एच, उसमें एक भी टेल नहीं है, उसको छोड़ देंगे, बाकी सारा ले लेंगे, ठीक है। बाकी सारे लेंगे तो एटलीस्ट वन टेल का है ना, कम से कम एक टेल में। लो जी, एक टेल वाला एच टी टी, एक दो टेल हैं इसमें, टी एस टी, टी टी एच, टी एच एच, एक टेल है इसमें भी, एस टी एच, इसमें भी एक टेल है, एच एस टी, इन सब में एक टेल है, कम से कम एक होना चाहिए। जो ट्रिपल एच वाला था उसमें एक भी टेल नहीं थी, उसके लिए हमने उसको छोड़ दिया। तो इसमें पी ई क्या आ गया, पी ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने हैं, 7/8। एफ भी क्या है, 7 ही है शायद, गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, इसमें कौन रहेगा, एक ट्रिपल टी वाला तो रहेगा 3 टी, क्योंकि कम से कम एक टी का मतलब है कि 1 2 3 3 टी, ये आ गया 7/8। तीसरा हमें निकालना होता है ई इंटरसेक्शन एफ। इनमें कॉमन क्या क्या है बेटा, ये छोड़ दो, ये इसके साथ कॉमन नहीं है, ठीक है ना, बाकी सारे कॉमन है। देखो इसमें ट्रिपल एच है, इसमें ट्रिपल टी है, ये दोनों कॉमन नहीं है, बाकी सारे 6 के 6 कॉमन है, 6/8, यानी 2 या 6, 2 चौके 8, 3/4। और बस अब निकाल देते हैं ये ई/एफ निकालना होता है हमें, यह जगह पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन अभी निकाला 3/4, एफ की वैल्यू 7/8, तो ये जगह में बेटा 3/4 इंटू 8/7, 4 2 जा 8, यह गया 6/7, 6/7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 3 पार्ट थे, बिल्कुल आसान था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 के 2 पार्ट हैं, इसमें फिर कॉइन वाला ही है, अब की बार इसको 2 बार टॉस किया जाता है, ठीक है। कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, TWIC, ट्वाइस, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल केसेस क्या होंगे, आउटकम्स या केसेस एक ही बात होगी, 2 की पावर 2 यानी 4। वो 4 कौन कौन से होंगे, दोनों हेड हो सकते हैं, एक हेड एक टेल, या फिर दोनों टेल, ये 4 केसेस होंगे। अब उसने इवेंट बनाए हैं ई और एफ। ई में क्या कह रहा है वो, कि भाई ई में कह रहा है टेल तो आनी चाहिए कॉइन पे, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक पे टेल आनी चाहिए। अब एक पे टेल आनी चाहिए, इस पे तो टेल नहीं है, इसको छोड़ के बाकी आ जाएंगे। देखो यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल है, दोनों पे टेल है, एक पे कहा था उसने दोनों पे आ जाए, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। एटलीस्ट नहीं बोला ना, एक मिनट, उसने जो बोला था केवल एक पे,
एटलीस्ट वो बोलता तो फिर ये भी लेते। ठीक है, दूसरा इसने कहा है कि 1 कॉइन सोज हेड, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए। 1 कॉइन सोज हेड, हेड एक पे आना चाहिए, एक कॉइन पे तो हेड आना ही चाहिए। ठीक है ना, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा वही, हेड आ गया, टेल आ गई, टेल आ गई, हेड आ गया, दोनों सेम हो गई। अच्छा, मैं साथ साथ इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालूँ इसकी पी ऑफ ई क्या है, 2/4। चलो यहाँ नीचे लिखते हैं, साफ साफ दिखेगा आपको। पी ऑफ ई क्या है, टोटल क्या है, किसी 4 हैं, इसमें से 2/4, एफ के भी क्या हो गया 2/4, यानी 1/2। काट के लिख दो, 1/2। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन है, दोनों ही कॉमन है, अगेन 2/4, क्योंकि दोनों ही कॉमन है, STTH 2/4 यानी 1/2। निकालना क्या है, E/F, E/F। P ऑफ E/F क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई P ऑफ F। ये आसान सा है, इंटरसेक्शन 1/2, F भी 1/2, 1/2 डिवाइड्स बाई 1/2 इज ये आपको 1 आ जाएगा यहाँ से वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में बिल्कुल आसान है मेरे बच्चों। सेकंड पार्ट, 7th का सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ई इवेंट है कि भाई नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स, मतलब टेल नहीं आना चाहिए, यानी दोनों हेड ही आएंगे। एफ क्या है, नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स यानी दोनों टेल ही आएंगी। अच्छा, इसकी जो होगी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, क्योंकि एक ही है। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, एक ही है। उसके बाद इंटरसेक्शन में क्या आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है इनमें, तो PE इंटरसेक्शन F, क्योंकि एक में दोनों हेड हैं, एक में दोनों टेल हैं, तो ये हो गया 5। निकालना है हमने P ऑफ E/F, वो होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे P ऑफ F। 5 का मतलब 0 बेटा, यानी 0/P ऑफ F क्या है, कुछ भी हो, 1/4। ठीक है, क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, तो इसकी वैल्यू क्या है कि 0। ये था सेकंड 7th सम। ठीक है जी।